फेमस स्टोरी चैनल में आपका स्वागत है। आइए आज हम आपको सुनाते हैं मुंशी प्रेमचंद की कहानी कोई दुख न हो तो बकरी खरीद लो। उन दिनों दूध की तकलीफ थी। कई डेयरी फार्मों की आजमाइश की, आहारों का इम्तिहान लिया, कोई नतीजा नहीं। 2-4 दिन तो दूध अच्छा मिलता, फिर मिलावट शुरू हो जाती। कभी शिकायत होती दूध फट गया, कभी उसमें से नागवार बू आने लगी, कभी मक्खन के रेजे निकलते। आखिर एक दिन एक दोस्त से कहा, भाई आओ साझी में एक गाय ले लें, तुम्हें भी दूध का आराम होगा, मुझे भी। लागत आधी आधी, खर्च आधा आधा, दूध भी आधा आधा। दोस्त साहब राजी हो गए। मेरे घर में जगह न थी और गोबर वगैरह से मुझे नफरत है। उनके मकान में काफी जगह थी, इसलिए प्रस्ताव हुआ कि गाय उन्हीं के घर रहे। इसके बदले में उन्हें गोबर पर एक छत्र अधिकार रहे। वो उसे पूरी आज़ादी से पाथें, उपले बनाएं, घर लीपें, पड़ोसियों को दें, उसे किसी आयुर्वेदिक उपयोग में लाएं। इकरार करने वाले को इसमें किसी प्रकार की आपत्ति या प्रतिवाद न होगा और इकरार करने वाला सही होश हवास में इकरार करता है कि वो गोबर पर कभी अपना अधिकार जमाने की कोशिश न करेगा और न किसी का इस्तेमाल करने के लिए आमादा करेगा। दूध आने लगा, रोज रोज की झंझट से मुक्ति मिली। एक हफ्ते तक किसी तरह की शिकायत न पैदा हुई। गरम गरम दूध पीता था और खुश होकर गाता था, रब का शुक्र अदा कर भाई, जिसने हमारी गाय बनाई। ताजा दूध पिलाया उसने, लुत्फ़े हयात चखाया उसने। दूध में भीगी रोटी मेरी, उसके करम ने बख्शी सेरी। खुदा की रहमत की है मूरत, कैसी भोली भाली सूरत। मगर धीरे धीरे यहाँ पुरानी शिकायतें पैदा होने लगीं। यहाँ तक कि नौबत पहुंची कि दूध सिर्फ नाम का दूध रह गया। कितना ही उबालो, न कहीं मलाई का पता, न मिठास। पहले तो शिकायत कर लिया करता था, इससे दिल का बुखार निकल जाता था। शिकायत से सुधार ना होता तो दूध बंद कर देता था। अब तो शिकायत का भी मौका न था, बंद कर देने का जिक्र ही क्या। भिखारी का गुस्सा अपनी जान पर, पियो या नाले में डाल दो। 8 आने रोज का नुस्खा किस्मत में लिखा हुआ। बच्चा दूध को मुंह न लगाता, पीना तो दूर रहा। आधो आध शक्कर डालकर कुछ दिनों दूध पिलाए तो फोड़े निकलने शुरू हुए और मेरे घर में रोज बकमच मची रहती। बीवी नौकर से फरमाती, दूध ले जाकर उन्हीं के सर पटका। मैं नौकर को मना करता, वो कहती, अच्छे दोस्त हैं तुम्हारे, उसे शर्म भी नहीं आती। क्या इतना अहमक है कि इतना भी नहीं समझता कि ये लोग दूध देकर क्या कहेंगे। गाय को अपने घर मंगवा लो, बला से बदबू आएगी, मच्छर होंगे, दूध तो अच्छा मिलेगा। रुपए खर्चे हैं तो उसका मजा तो मिलेगा। चड्ढा साहब मेरे पुराने मेहरबान हैं, खासी बेतकल्लुफी है उनसे। यह हरकत उनकी जानकारी में होती तो यह बात किसी तरह गले के नीचे नहीं उतरती। यह तो उनकी बीवी की शरारत है या नौकर की, लेकिन जिक्र कैसे करूं। और फिर उनकी बीवी से भी तो राह रस्म है। कई बार मेरे घर आ चुकी हैं। मेरी बीवी जी भी उनके यहाँ कई बार मेहमान बनकर जा चुकी हैं। क्या वो यकायक इतनी बेवकूफ़ हो जाएंगी, सरिये नाकों में धूल झोंकेंगी। और फिर चाहे किसी की शरारत हो, मेरे लिए यह गैर मुमकिन था कि उनसे दूध की खराबी की शिकायत करता। खैरियत यह हुई कि तीसरे महीने चड्ढा का तबादला हो गया। मैं अकेले गाय न रख सकता था, साझा टूट गया। गाय आधे दामों में बेच दी गई। मैंने उस दिन इत्मीनान की सांस ली। आखिर यह सलाह हुई कि एक बकरी रख ली जाए। वो बीच आंगन के कोने में पड़ी रह सकती है। उसे धोने के लिए न ग्वाले की जरूरत, न उसका गोबर उठाने, नांद धोने, चारा भूसा डालने के लिए किसी अहिरन की जरूरत। बकरी तो मेरा नौकर भी आसानी से धो लेगा। थोड़ी सी चोकर डाल दी, चलिए किस्सा तमाम हुआ। फिर बकरी का दूध फायदेमंद भी ज्यादा है, बच्चों के लिए खास तौर पर। जल्दी हजम होता है, न गर्मी करे न सर्दी, स्वास्थ्यवर्धक है। संयोग से मेरे यहाँ जो पंडित जी मेरे मसौदे नकल करने आया करते थे, इन मामलों में काफी तजुर्बेकार थे। उनसे जिक्र आया तो उन्होंने एक बकरी की ऐसी स्तुति गाई, उसका ऐसा कसीदा पढ़ा कि मैं बिन देखे ही उसका प्रेमी हो गया। पछाही नस्ल की बकरी है, ऊंचे कद की, बड़े बड़े थन जो जमीन से लगते चलते हैं, बेहद कम खो लेकिन बेहद दुधार। एक वक्त में 2-2.5 सेर दूध ले लीजिए। अभी पहली बार ही ब्याई है, 25 रुपए में आ जाएगी। मुझे दाम कुछ ज्यादा मालूम है, लेकिन पंडित जी पर मुझे एतबार था। फरमाइश कर दी गई और तीसरे दिन बकरी आ पहुंची।
मैं देखकर उछल पड़ा। जो जो गुण बताए गए थे उनसे कुछ ज्यादा ही निकले। एक छोटी सी मिट्टी की नान मंगवाई गई, चोकर का भी इंतजाम हो गया। शाम को मेरे नौकर ने दूध निकाला तो सचमुच 2.5 सेर। मेरी छोटी पतीली लबालब भर गई थी। अब मूसलो ढोल बजाएंगे। यह मसला इतने दिनों के बाद जाकर कहीं हल हुआ। पहले ही यह बात सूझती तो क्यों इतनी परेशानी होती। पंडित जी का बहुत बहुत शुक्रिया अदा किया। मुझे सवेरे, तड़के और शाम को उसकी सींग पकड़ने पड़ते थे, तब आदमी दूध पाता था। लेकिन यह तकलीफ इस दूध के मुकाबले में कुछ न थी। बकरी क्या है, कामधेनु है। बीवी ने सोचा इससे कहीं नजर न लग जाए, इसलिए उसके थन के लिए एक गिलाफ तैयार हुआ। इसकी गर्दन में नीले चीनी के दानों का एक माला पहनाया गया। घर में जो कुछ जूठा बचता देवी जी खुद जाकर उसे खिलाती थी। लेकिन एक ही हफ्ते में दूध की मात्रा कम होने लगी। जरूर नजर लग गई। बात क्या है? पंडित जी से हाल कहा तो उन्होंने कहा, साहब देहात की बकरी है, जमींदार की। बेदरेग अनाज खाती थी और सारे दिन बाग में घूमा चरा करती थी। यहाँ बंधे बंधे दूध कम हो जाए तो ताज्जुब नहीं। इसे जरा टहला दिया कीजिए। लेकिन शहर में बकरी को टहलाए कौन और कहाँ? इसलिए यह तय हुआ कि बाहर कहीं मकान लिया जाए। वहाँ बस्ती से जरा निकलकर खेत और बाग है। कहार घंटे 2 घंटे टहला लाया करेगा। झटपट मकान बदला और गौ की। मुझे दफ्तर आने जाने में 3 मील का फासला तय करना पड़ता था। लेकिन अच्छा दूध मिले तो मैं इसका दुगना फासला तय करने को तैयार था। यहाँ मकान खूब खुला हुआ था। मकान के सामने सहन था। जरा और बढ़कर आम और महुए का बाग। बाग से निकलिए तो काचियों के खेत थे, किसी में आलू, किसी में गोभी। एक काची से तय कर लिया कि रोजाना बकरी के लिए कुछ हरियाली जाया करे। मगर इतनी कोशिश करने पर भी दूध की मात्रा में कुछ खास बढ़त नहीं हुई। 2.5 सेर की जगह मुश्किल से सेर भर दूध निकलता था। लेकिन यह तस्कीन थी कि दूध खाली से यही क्या कम है। मैं यह कभी नहीं मान सकता कि खिदमतगारी के मुकाबले में बकरी चराना ज्यादा जलील काम है। हमारे देवताओं और नबियों का बहुत सम्मानित वर्ग गल्ले चराया करते थे। कृष्ण जी गायें चराते थे। कौन कह सकता है कि उस गले में बकरियां न रही होंगी। हजरत ईसा और हजरत मोहम्मद दोनों ही भेड़े चराते थे। लेकिन आदमी रूढ़ियों का दास है। जो कुछ बुजुर्गों ने नहीं किया उसे वो कैसे करें। नए रास्ते पर चलने के लिए जिस संकल्प और दृढ़ आस्था की जरूरत है वो हर एक में तो होती नहीं। धोबी आपके गंदे कपड़े धो लेगा, लेकिन आपके दरवाजे पर झाड़ू लगाने में अपनी हतक समझता है। जरान पेशा कौमों के लोग बाजार से कोई चीज कीमत देकर खरीदना अपनी शान के खिलाफ समझते हैं। मेरे खिदमतगार को बकरी लेकर बाग में जाना बुरा मालूम होता था। घर से तो ले जाए, लेकिन बाग में उसे छोड़कर खुद किसी पेड़ के नीचे सो जाता। बकरी पत्तियां चल लेती थी, मगर एक दिन उसके जी में आया कि जरा बाग से निकलकर खेतों की सैर करें। यह वो बहुत ही सभ्य और सुसंस्कृत बकरी थी। उसके चेहरे से गंभीरता झलकती थी। लेकिन बाग और खेत में घुस गई आज़ादी नहीं है, इसे वो शायद ना समझ सकी। एक रोज किसी खेत में घुस गई और गोभी की कई क्यारियां साफ कर गई। काची ने देखा तो उसके कान पकड़ लिए और मेरे पास लाकर बोला, बाबूजी, इस तरह आपकी बकरी हमारे खेत चरेगी तो हम तो तबाह हो जाएंगे। आपको बकरी रखने का शौक है तो इसे बांध कर रखिए। आज तो हमने आपका लिहाज किया, लेकिन फिर हमारे खेत में गई तो हम या तो उसकी टांग तोड़ देंगे या कानी हौद भेज देंगे। अभी वो अपना भाषण खत्म ना कर पाया था कि उसकी बीवी आ पहुंची और उसने इसी विचार को और भी जोरदार शब्दों में अदा किया। हाँ हाँ करती ही रही, मगर रान खेत में घुस गई और सारा खेत चौपट कर दिया। इसके पेट में भवानी बैठे। यहाँ कोई तुम्हारा दबैल नहीं है। हाकिम होंगे अपने घर के होंगे। बकरी रखना है तो बांध कर रखो, नहीं गला ऐंठ दूंगी। मैं भीगी बिल्ली बना हुआ खड़ा था। जितनी फटकार आज सहनी पड़ी उतनी जिंदगी में कभी ना सही। और जिस धीरज से आज काम लिया, अगर उसे दूसरे मौकों पर काम लिया होता तो आज आदमी होता। कोई जवाब नहीं सुनता था। बस यही चीज चाहता था कि बकरी का गला घोंट दूं और खिदमतगार को 150 हंटर जमाऊं। मेरी खामोशी से वो औरत भी शेर होती जाती थी। आज मुझे मालूम हुआ कि किन्हीं किन्हीं मौक़ों पर खामोशी नुकसानदेह साबित होती है। खैर, मेरी बीवी ने घर में गुलगपाड़ा सुना तो दरवाजे पर आ गई। 2 हेकड़े से बोली, तू कानी हौज पहुंचा दे और क्या करेगी, नाहक टर्र टर्र कर रही है। घंटे भर से जानवर ही है, एक दिन खुल गई तो क्या उसकी जान लेगी।
खबरदार, जो एक बात भी मुंह से निकली, क्यों नहीं खेत के चारों तरफ झाड़ लगा देती, कांटों से रोन दे। अपनी गति तो मानती नहीं, ऊपर से लड़ने आई है। अभी पुलिस में इत्तला कर दे तो बंधे बंधे फिरो। बात कहने की शासनपूर्ण शैली ने दोनों को ठंडा कर दिया। लेकिन उनके चले जाने के बाद मैंने देवी जी की खूब खबर ली। गरीबों का नुकसान भी करती हो और ऊपर से रौब जमाती हो, इसी का नाम इंसाफ है। देवी जी ने गर्वपूर्वक उत्तर दिया, मेरा एहसान तो ना मानोगे कि शैतानों को कितनी आसानी से भगा दिया। लगे उल्टे डांटने। गंवारों को राह बतलाने का सख्ती के सिवा दूसरा कोई तरीका नहीं। सज्जनता या उदारता उनकी समझ में नहीं आती। उसे यह लोग कमजोरी समझते हैं, और कमजोर को फोन कौन नहीं दबाना चाहता। खिदमतगार से जवाब तलब किया तो उसने साफ कह दिया, साहब, बकरी चराना मेरा काम नहीं है। मैंने कहा, तुमसे बकरी चराने को कौन कहता है? जरा उसे देखते रहा करो कि किसी खेत में ना जाए, इतना भी तुमसे नहीं हो सकता। मैं बकरी नहीं चरा सकता साहब, कोई दूसरा आदमी रख लीजिए। आखिर मैंने खुद शाम को उसे बाग में चरा लाने का फैसला किया। इतने जरा से काम के लिए एक नया आदमी रखना मेरी हैसियत से बाहर था, और अपने इस नौकर को जवाब भी नहीं देना चाहता था, जिसने कई साल तक वफादारी से मेरी सेवा की थी और ईमानदार था। दूसरे दिन मैं दफ्तर से जरा जल्द चलाया और चटपट बकरी को लेकर बाग में जा पहुंचा। जाड़ों के दिन थे, ठंडी हवा चल रही थी, पेड़ों के नीचे सूखी पत्तियां गिरी हुई थी। बकरी एक पल में वहां जा पहुंची। मेरी दलेल हो रही थी, उसके पीछे पीछे दौड़ता फिरता था। दफ्तर से लौटकर जरा आराम किया करता था, आज यह कवायद करना पड़ा। थक गया, मगर मेहनत सफल हो गई। आज बकरी ने कुछ ज्यादा दूध पिया। यह ख्याल आया, अगर सूखी पत्तियां खाने से दूध की मात्रा बढ़ गई तो यकीनन हरी पत्तियां खिलाई जाएं, तो इससे कहीं बेहतर नतीजा निकले। लेकिन हरी पत्तियां आए कहाँ से? पेड़ों से तोड़ूं तो बाग का मालिक जरूर ऐतराज करेगा। कीमत देकर हरी पत्तियां मिल ना सकती थी। सोचा, क्यों एक बार बांस की लग्गी से पत्तियां तोड़े। मालिक ने शोर मचाया तो उससे आरजू मिन्नत कर लेंगे। राजी हो गए तो खैर नहीं देखी जाएगी। थोड़ी सी पत्तियां तोड़ लेने से पेड़ का क्या बिगड़ जाता है। चुनांचे एक पड़ोसी से एक पतला लंबा बांस मांग लाया, उसमें एक अंकुश बांधा और शाम को बकरी को साथ लेकर पत्तियां तोड़ने लगा। चोर आंखों से इधर उधर देखता जाता था, कहीं मालिक तो नहीं आ रहा है। अचानक वही काची एक तरफ से आ निकला और मुझे पत्तियां तोड़ते देखकर बोला, यह क्या करते हो बाबूजी? आपके हाथ में यह लग्गा अच्छा नहीं लगता। बकरी पालना हम गरीबों का काम है कि आप जैसे शरीफों का। मैं कट गया। कुछ जवाब न सूझा। इसमें क्या बुराई है? अपने हाथ से अपना काम करने में क्या शर्म? वगैरह जवाब कुछ हल्के बेहकीकत बनावटी मालूम हुए। सफेद पोशी के आत्मगौरव के जबान बंद कर दी। काची ने पास आकर मेरे हाथ से लग्गा ले लिया और देखते देखते हरी पत्तियों का ढेर लगा दिया और पूछा, पत्तियां कहाँ रख जाऊं? मैंने झेपते हुए कहा, रहने दो, मैं उठा ले जाऊंगा। उसने थोड़ी सी पत्तियां बगल में उठा ली और बोला, आप क्या पत्तियां रखने जाएंगे? चलिए मैं रखाऊं। मैंने बरामदे में पत्तियां रखवा ली। उसी पेड़ के नीचे उसकी चौगुनी पत्तियां पड़ी हुई थी। काची ने उनका एक गट्ठा बनाया और सर पर लाद कर चला गया। अब मुझे मालूम हुआ यह देहाती कितने चालाक होते हैं। कोई बात मतलब से खाली नहीं, मगर दूसरे दिन बकरी को बाग में ले जाना मेरे लिए कठिन हो गया। काची फिर देखेगा और ना जाने क्या क्या फिक्रे चुस्त करे। उसकी नज़रों में गिर जाना मुंह से कालिख लगाने से कम शर्मनाक न था। हमारे सम्मान और प्रतिष्ठा की जो कसौटी लोगों ने बना रखी है, हमको उसका आदर करना पड़ेगा। नक्को बनकर रहे तो क्या रहे, लेकिन बकरी इतनी आसानी से अपनी निर्द्वंद आज़ाद चहलकदमी से हाथ न खींचना चाहती थी, जिसे उसने अपने साधारण दिनचर्या समझना शुरू कर दिया था। शाम होते ही उसने इतने जोर शोर से प्रतिवाद का स्वर उठाया कि घर में बैठना मुश्किल हो गया। गिटकिरीदार में का निरंतर स्वर आकर कान के पर्दों को छत विछत करने लगा। कहाँ भाग जाऊं? बीवी ने उसे गालियां देना शुरू की। मैंने गुस्से में आकर कई डंडे रसीद किए, मगर उसे सत्याग्रह स्थगित ना करना था, ना किया। बड़े संकट में जान थी। आखिर मजबूर हो गया। अपने किए का क्या इलाज। 8 बजे रात, जाड़ों के दिन, घर से बाहर मुंह निकालना मुश्किल और मैं बकरी को बाग में टहला रहा था।
اور اپنی قسمت کو کوس رہا تھا۔ اندھیرے میں پاؤں رکھتے میری روح کانپتی ہے۔ ایک بار میرے سامنے سے ایک سانپ نکل گیا تھا، اگر اس کے اوپر پیر پڑ جاتا تو ضرور کاٹ لیتا۔ تب سے میں اندھیرے میں کبھی نہ نکلتا تھا، مگر آج اس بکری کے کارن مجھے اس خطرے کا بھی سامنا کرنا پڑا۔ ذرا بھی ہوا چلتی اور پتے کھڑکتے تو میری آنکھیں ٹھٹور جاتی اور پنڈلیاں کانپنے لگتی۔ شاید اس جنم میں میں بکری رہا ہوں گا اور یہ بکری میری مالکن رہی ہوگی۔ اسی کا پرائشچت اس زندگی میں بھوگ رہا تھا۔ برا ہو اس پنڈت کا جس نے یہ بلا میرے سر مڑی۔ گرہستی بھی جنجال ہے، بچہ نہ ہوتا تو کیوں اس موذی جانور کی اتنی خوشامد کرنی پڑتی؟ اور یہ بچہ بڑا ہو جائے گا تو بات نہ سنے گا، کہے گا آپ نے میرے لیے کیا ہے کیا ہے، کون سی اجازت چھوڑی ہے۔ یہ سزا بھگت کر 9 بجے رات کو لوٹا۔ اگر رات کو بکری مر جاتی تو مجھے ذرا بھی دکھ نہ ہوتا۔ دوسرے دن صبح سے مجھے یہ فکر سوار ہوئی کہ کسی طرح رات کے بیگار سے چھٹی ملے۔ آج دفتر میں چھٹی تھی۔ میں نے ایک لمبی رسی منگوائی اور شام کو بکری کے گلے میں رسی ڈال ایک پیڑ کی جڑ سے باندھ کر سو گیا۔ اب چرے جتنا چاہے، اب چراغ جلتے جلتے کھول لاؤں گا۔ چھٹی تھی، شام کو سنیما دیکھنے کی ٹھہری۔ ایک اچھا سا کھیل آیا ہوا تھا، نوکر کو بھی ساتھ لیا ورنہ بچے کو کون سنبھالتا۔ جب 9 بجے رات کو گھر لوٹے اور لالٹین میں لے کر بکری لینے گیا تو کیا دیکھتا ہوں کہ اس نے رسی کو 2-3 پیڑوں سے لپیٹ کر ایسا الجھا ڈالا ہے کہ سلجھنا مشکل ہے۔ اتنی رسی بھی نہ بچی تھی کہ وہ ایک قدم بھی چل سکتی۔ لاہور بلا قوت جی میں آیا کہ کمبخت کو یہیں چھوڑ دوں، مرتی ہے تو مر جائے، اب اتنی رات کو لالٹین کی روشنی میں رسی سلجھانے بیٹھے۔ لیکن دل نہ مانا۔ پہلے اس کی گردن سے رسی کھولی، پھر اس کی پینچ در پینچ اینٹھن چھڑائی۔ 1 گھنٹہ لگ گیا۔ مارے سردی کے ہاتھ ٹھٹھرے جاتے تھے اور جی جل رہا تھا وہ الگ۔ یہ ترکیب اور بھی تکلیف دہ ثابت ہوئی۔ اب کیا کروں؟ عقل کام نہ کرتی تھی۔ دودھ کا خیال نہ ہوتا تو کسی کو مفت میں دے دیتا۔ شام ہوتے ہی چڑیل اپنی چیخ پکار شروع کر دے گی اور گھر میں رہنا مشکل ہو جائے گا۔ اور آواز بھی کتنی کرکش اور منحوس ہوتی ہے۔ شاستروں میں لکھا ہے جتنی دور اس کی آواز جاتی ہے اتنی دور دیوتا نہیں آتے۔ سورگ کی بسنے والی ہستیاں جو اپسراؤں کے گانے سننے کی عادی ہیں، اس کی کرکش آواز سے نفرت کریں تو کیا تعجب۔ مجھ پر اس کی کڑ کٹو پکاروں کو ایسا آتنک سوار تھا کہ دوسرے دن دفتر سے آتے ہی میں گھر سے نکل بھاگا۔ لیکن 1 میل نکل جانے پر بھی ایسا لگ رہا تھا کہ اس کی آواز میرا پیچھا کیے چلی آتی ہے۔ اپنے چڑچڑے پن پر شرم بھی آ رہی تھی۔ جسے بکری رکھنے کی بھی سامرتھ نہ ہو وہ اتنا نازک دماغ کیوں بنے؟ اور پھر تم ساری رات تو گھر سے باہر رہو گے نہیں، 8 بجے پہنچو گے تو کیا وہ گیت تمہارا سواگت نہ کرے گا؟ سہسا ایک نیچی شاخوں والا پیڑ دیکھ کر مجھے بربس اس پر چڑھنے کی اچھا ہوئی۔ سپاٹ تنوں پر چڑھنا مشکل ہوتا ہے، یہاں تو 6-7 فٹ کی اونچائی پر شاخیں پھوٹ گئی تھیں۔ ہرے ہرے پتیوں سے پیڑ لدا کھڑا تھا اور پیڑ بھی تھا گولر کا، جس کی پتیوں سے بکریوں کو خاص پریم ہے۔ میں ادھر 30 سال سے کسی رخ پر نہیں چڑھا۔ وہ عادت جاتی رہی، اس لیے آسان چڑھائی کے باوجود میرے پاؤں کانپ رہے تھے، پر میں نے ہمت نہ ہاری اور پتیاں توڑ توڑ کر نیچے گرانے لگا۔ یہاں اکیلے میں کون مجھے دیکھتا ہے کہ پتیاں توڑ رہا ہوں؟ ابھی اندھیرا ہوا جاتا ہے، پتیوں کا ایک گٹھا بغل میں دباؤں گا اور گھر جا پہنچوں گا۔ اگر اتنے پر بھی بکری نے کچھ چین چپڑ کی تو اس کی شامت ہی آ جائے گی۔ میں ابھی اوپر ہی تھا کہ بکریوں اور بھیڑوں کا ایک گول نہ جانے کدھر سے آ نکلا اور پتیوں پر پل پڑا۔ میں اوپر سے چیخ رہا ہوں مگر کون سنتا ہے؟ چرواہے کا کہیں پتہ نہیں، کہیں دبک رہا ہوگا کہ دیکھ لیا جاؤں گا تو گالیاں پڑیں گی۔ جھلا کر نیچے اترنے لگا۔ ایک ایک پل میں پتیاں غائب ہوتی جاتی تھیں۔ اتر کر ایک ایک کی ٹانگ توڑوں گا۔ یکایک پاؤں پھسلا اور میں 10 فٹ کی اونچائی سے نیچے آ گیا۔ کمر میں ایسی چوٹ آئی کہ 5 منٹ تک آنکھوں تلے اندھیرا چھا گیا۔ خیریت ہوئی کہ اوپر سے نہیں گرا، نہیں تو یہیں شہید ہو جاتا۔ بعد میرے گرنے کے دھماکے سے بکریاں بھاگیں اور تھوڑی سی پتیاں بچ رہیں۔ جب ذرا ہوش ٹھکانے ہوئے تو میں نے ان پتیوں کو جمع کر کے گٹھا بنایا اور مزدوروں کی طرف سے کندھے پر رکھ کر شرم کی طرح چھپائے گھر چلا۔ راستے میں کوئی درگھٹنا نہ ہوئی۔ جب مکان کوئی 4 فرلانگ رہ گیا اور میں نے قدم تیز کیے کہ کہیں کوئی دیکھ نہ لے تو وہ کاچی سامنے سے آتا دکھائی دیا۔ کچھ نہ پوچھو اس وقت میری کیا حالت ہوئی۔
रास्ते के दोनों तरफ खेतों की ऊंची मेड़ें थी जिनके ऊपर नागफनी निकलेगा और भगवान जाने क्या सितम ढाए। कहीं मुड़ने का रास्ता नहीं और बदल ली और सिर झुकाकर इस तरह निकल जाना चाहता था कि कोई मजदूर है। तले की सांस तले थी, ऊपर की ऊपर, जैसे कोई कांची खूंखार शेर हो। बार बार ईश्वर को याद कर रहा था कि हे भगवान, तू ही आफत के मारे हुओं का मददगार है। इस मरदूत की जबान बंद कर दे, एक क्षण के लिए इसकी आंखों की रोशनी गायब कर दे। आह, वो यंत्रणा का क्षण जब मैं उसके बराबर एक गज के फासले से निकला। एक एक कदम तलवार की धार पर पड़ रहा था। शैतानी आवाज कानों में आई, कौन है रे, कहाँ से पत्तियां तोड़े लाता है? मुझे मालूम हुआ नीचे से जमीन निकल गई है और मैं उसके गहरे पेट में जा पहुंचा हूँ। रोए बर्छियां बने हुए थे, दिमाग में उबाल सा आ रहा था, शरीर को लकवा सा मार गया। जवाब देने का होश न रहा, तेजी से 2-3 कदम आगे बढ़ गया। मगर वो अच्छी क्रिया न थी, प्राण रक्षा की सहज क्रिया थी कि एक जालिम हाथ गट्ठे पर पड़ा और गट्ठा नीचे गिर पड़ा। फिर मुझे याद नहीं क्या हुआ। मुझे जब होश आया तो मैं अपने दरवाजे पर पसीने से तर खड़ा था, गोया मिर्गी के दौरे के बाद उठा हूँ। इस बीच मेरी आत्मा पर उपचेतना का आधिपत्य था और बकरी की वो घृणित आवाज, वो कर्कश आवाज, वो हिम्मत तोड़ने वाली आवाज, वो दुनिया की सारी मुसीबतों का खुलासा, वो दुनिया की सारी लानतों की रूह कानों में चुभी जा रही थी। बीबी ने पूछा, आज कहाँ चले गए थे? इस चुड़ैल को जरा बाग भी न ले गए? जीना मुहाल किए देती है, घर से निकलकर कहाँ चली जाऊं? मैंने इत्मीनान दिलाया, आज चिल्ला लेने दो, कल सबसे पहला यह काम करूंगा कि इसे घर से निकाल बाहर करूंगा, चाहे कसाई को देना पड़े। और लोग ना जाने कैसे बकरियां पालते हैं। बकरी पालने के लिए कुत्ते का दिमाग चाहिए। सुबह को बिस्तर से उठकर इसी फिक्र में बैठा था कि इस काली बला से क्यों कर मुक्ति मिले कि सहसा एक गड़रिया बकरियों का एक गल्ला चराता हुआ आ निकला। मैंने उसे पुकारा और उससे अपनी बकरी को चराने की बात कही। गडरिया राजी हो गई, यही उसका काम था। मैंने पूछा, क्या लोगे? 8 आने बकरी मिलते हैं हुजूर। मैं 1 रुपया दूंगा, लेकिन बकरी कभी मेरे सामने ना आवे। गडरिया हैरत में रह गया, मर कही है क्या बाबूजी? नहीं नहीं, बहुत सीधी है, बकरी क्या मारेगी, लेकिन मैं उसकी सूरत नहीं देखना चाहता। अभी तो दूध देती है। हाँ, 1.25 सेर दूध देती है। दूध आपके घर पहुंच जाया करेगा, तुम्हारी मेहरबानी। जिस वक्त बकरी घर से निकली, मुझे ऐसा मालूम हुआ कि मेरे घर का पाप निकला जा रहा है। बकरी भी खुश थी, गोया कैद से छूटी है। गडरिये ने उसी वक्त दूध निकाला और घर में रखकर बकरी को लिए चला गया। ऐसा बेगरज गाहक उसे जिंदगी में शायद पहली बार ही मिला होगा। 1 हफ्ते तक दूध थोड़ा बहुत आता रहा, फिर इसकी मात्रा कम होने लगी। यहाँ तक 1 महीना खत्म होते होते दूध बिल्कुल बंद हो गया। मालूम हुआ बकरी गाभिन हो गई है। मैंने जरा भी एतराज न किया। काछी के पास गाय थी, उससे दूध लेने लगा। मेरा नौकर खुद जाकर दूध लाता था। कई महीने गुजर गए। गडरिया महीने में 1 बार आकर अपना रुपया ले जाता। मैंने कभी उसे बकरी का जिक्र न किया। उसके ख्याल ही से मेरी आत्मा कांप जाती थी। गडरियों को अगर चेहरे का भाव पढ़ने की कला होती तो वो बड़ी आसानी से अपनी सेवा का पुरस्कार दुगना कर सकता था। एक दिन मैं दरवाजे पर बैठा हुआ था कि गडरिया अपनी बकरियों का गल्ला लिया निकला। मैं उसका रुपया लाने अंदर गया। क्या देखता हूँ, मेरी बकरी 2 बच्चों के साथ मकान में आ पहुंची। वो पहले सीधी उस जगह गई जहाँ बंधा करती थी, फिर वहां से आंगन में आई और शायद परिचय दिलाने के लिए मेरी बीवी की तरफ ताकने लगी। उन्होंने दौड़कर एक बच्चे को गोद में ले लिया और कोठरी में जाकर महीनों का जमा चोकर निकाल लाई और ऐसी मोहब्बत से बकरी को खिलाने लगी कि जैसे बहुत दिनों की बिछड़ी हुई सहेली आ गई हो। न वो पुरानी कटुता थी, न वो मन मुटाव। कभी बच्चे को चुम काटती थी, कभी बकरी को सहलाती थी, और बकरी डाक गाड़ी की रफ्तार से चोकर उड़ा रही थी। तब मुझसे बोली, कितने खूबसूरत बच्चे हैं। हाँ, बहुत खूबसूरत, जी चाहता है एक पाल लूं, अभी तबीयत नहीं भरी। तुम बड़े निर्मोही हो। चोकर खत्म हो गया। बकरी इत्मीनान से विदा हो गई। दोनों बच्चे भी उसके पीछे फुदकते चले गए। देवी जी आंख में आंसू भरे यह तमाशा देखती रहीं। गडरिये ने चिलम भरी और घर से आग मांगने आया। चलते वक्त बोला, कल से दूध पहुंचा दिया करूंगा मालिक। देवी जी ने कहा, और दोनों बच्चे क्या पिएंगे? बच्चे कहाँ तक पिएंगे बहू जी? 2 सेर दूध अच्छा न होता था, इसी मारे नहीं लाया। मुझे रात को वो मर्मांतक घटना याद आ गई। मैंने कहा, दूध लाओ या ना लाओ तुम्हारी खुशी, लेकिन बकरी को इधर न लाना।
उस दिन से ना वो गडरिया नजर आया, ना वो बकरी, और ना मैंने पता लगाने की कोशिश की। लेकिन देवी जी उसके बच्चों को याद करके कभी कभी आंसू। तो दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी? लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं। और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। तो मिलते हैं अगली नई कहानी के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।